और कुछ पेशेंट्स में हम लोग कॉग्निटिव डिस्फंक्शंस भी देखते हैं। कॉग्निटिव डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि सोचने समझने की जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो हो जाती है, जो मौखिक या लिखित संबंधी जो लर्निंग है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, बोलने सुनने की भी प्रोसेसिंग कई बार स्लो होती है, मेमोरी थोड़ी सी वीक होने लगती है। इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है। कई बार फीमेल्स को पीरियड्स में पेन होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। आप अपनी वर्किंग में बिजी हैं तो कई बार ये पेन फील नहीं होता है। जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं वो बॉडी में जो पेन कंट्रोल करने वाले केमिकल्स जो होते हैं उनको बढ़ाती है। तब हम फैमिली मेम्बर्स को समझाते हैं कि वास्तव में ये एक बीमारी है, एक कंडीशन है, और इस कंडीशन में जैसा हमने डिस्कस किया कि बॉडी में पेन परसेप्शन जो है, पेन सहने की क्षमता कम हो जाती है। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया में पेन, जनरलाइज पेन एक मेन सिम्टम है, तो क्या ये पेन हमेशा हर समय ही पेशेंट को होता रहता है या कभी ऐसा भी टाइम आता है, कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जब ये पेन नहीं होता? जी बिल्कुल, कई बार पेशेंट अच्छा भी फील करते हैं, पेशेंट को पेन नहीं होता है। कई बार पेशेंट हमें ये हिस्ट्री देते हैं कि साहब हम कई बार तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ या करती हूँ, और कई बार मैं बहुत दिनों तक पेन में रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो ट्रिगर पॉइंट्स, ये जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं वो इनको फ्लेयर अप करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे आप अपना कोई जो आपकी हॉबी है उसमें आप बिज़ी हैं, आप अपने काम में बिज़ी हैं, तो कई बार ये पेन फील नहीं होता है। इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं आप अपने आप को बिज़ी रखा करिए। जब कुछ साइकोलॉजिकल इवेंट्स हैं, कई वो रिकलेक्ट होते हैं या वापस उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो कई बार इस तरीके से पेन फ्लेयर अप कर जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, बीच में कई बार पेशेंट ठीक रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स में ये थोड़ा सा लंबा चलता है। जो अच्छे दिन थोड़े कम रहते हैं और पेन वाले दिन थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, अगर उनको तरीके से काउंसलिंग या तरीके से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो। सर, तो जैसे आपने बताया कि ये फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो कभी स्ट्रेस की वजह से होता है, कभी बिना स्ट्रेस के भी हो सकता है, और इसमें कभी मरीज़ अच्छा फील करता है तो, और वैसे ज़्यादातर टाइम जो है वो पेन में रहता है। तो ये इतनी अजीब सी जो बीमारी है, इसका आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, बीमारी अजीब नहीं है, लेकिन कई बार इसका डायग्नोसिस थोड़ा सा डिले हो जाता है। क्या होता है कि पेशेंट घूमता रहता है, उसको पेन का कोई डायग्नोसिस नहीं मिलता है, उसकी फाइल मोटी होती जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उसके पास बहुत मोटी फाइल होती है, बहुत सारे टेस्ट बार बार किए हुए होते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया का ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है जिससे हम डायग्नोस करें। हम ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस पे थोड़ा सा बात कर रहे हैं। तो डायग्नोसिस इसमें डिले होने से पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट को एजुकेट करना। ट्रीटमेंट का जो पहला पार्ट है, हम लोग बिना दवाई के भी पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसको हम बोलते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो दवाई से होता है उसको बोलते हैं फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो हम पहले नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम पेशेंट को ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इससे आपकी जान नहीं जाएगी, आपसे आपके जोड़ों में कोई स्थायी विकृति या डिसेबिलिटी नहीं आने वाली है। जैसे पेशेंट बोलता है साहब हमको 5 साल से पेन है, 10 साल से पेन है, तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं अगर कोई तेज गठिया या आर्थराइटिस होता तो आपके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े 10 साल में तो हो ही जाते होते, 5 साल में हो जाते, लेकिन आपका तो एक भी नहीं है। तो उससे पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है। तो जब ये एजुकेशन जब हम पेशेंट को देते हैं, काउंसलिंग इस तरीके से समझाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन प्रोसेसिंग है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं साहब तुम सुबह उठ के हमेशा अपने आप को ये भरोसा दिलाओ कि मुझे ठीक होना है और मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे मेरी जान को खतरा हो या मेरे जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब हम लोग पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट में इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है एक्सरसाइजेज। जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं वो बॉडी में जो पेन कंट्रोल करने वाले केमिकल्स जो होते हैं उनको बढ़ाती है। ओके, तो चूँकि ये पेन एम्प्लीफिकेशन वाली प्रॉब्लम है, इसमें पेन बॉडी में बढ़ जाता है, पेन बढ़ाने वाले केमिकल्स बढ़ते हैं, तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि पेन कम हो सके। तो ये किससे होगा? एक्सरसाइजेज से होता है। ओके, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज में एरोबिक्स एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसमें देखा गया है। स्विमिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है। कई बार जिम में जाके जो स्टेशनरी आइसोटोनिक जो एक्सरसाइजेज होती है, आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइज होती है, उनका इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू जो ये एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं उसमें। जबकि आजकल देखने में ऐसा था, जैसे ही एक्सरसाइज की बात करते हैं लोग सीधा जिम में जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसमें फिर पेन बढ़ने का रिस्क रहता है। हम लोग पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं आप एकदम से ही आप जिम में मत करिए, आप आराम से जाइए, पहले वॉक शुरू करिए, थोड़ा जॉग करना शुरू करिए। फिजियोथेरेपिस्ट की आप सलाह ले सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर आप एक्सरसाइज करिए, उसके बाद आप जिम में जाइए।
अगर आप एकदम से जिम में जाएंगे तो जो मसल्स में माइक्रो ट्रॉमा होने का रिस्क रहता है, और कई बार पेशेंट हमें बोलते हैं साहब हमने एक्सरसाइज चालू की और हमारा पेन बढ़ गया, और फिर वो एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, और एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, तो वो विशियस एक साइकिल में फंसे रहते हैं, उनका पेन ठीक नहीं होता है, एक्सरसाइज करने से पेन बढ़ जाता है। तो ग्रेडेड मैनर में पहले एरोबिक एक्सरसाइजेज चालू करनी चाहिए, वॉक चालू करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें, उनसे एक्सरसाइजेज सीखें, फिर अगर अपने को जिम जाना है तो उसके बाद में आप जिम जाएं, तो उससे क्या है कि पेन बढ़ेगा नहीं। ठीक है, फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है ट्रीटमेंट में। जैसे कोई एक ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं नकटे हो गए, है ना, उस पर दवाइयों का असर नहीं होता है, तो उस पर मसाज या हॉट फर्मेंटेशन का अच्छा इफेक्ट देखा गया है। बाकी कुछ मॉडलिटीज़ भी होती है, जैसे टेंस वगैरह है, वो फिजियोथेरेपिस्ट अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से या पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बट लास्टली एक दो जॉइंट बहुत ही नकटे हो जाते हैं जिस पे बिल्कुल भी असर नहीं होता है, उन जॉइंट्स पे हम या तो लोकल एनास्थेटिक का या फिर थोड़ा सा स्टीरॉयड का इंजेक्शन उस पॉइंट पे हम लोग लगा देते हैं, तो वो पॉइंट्स ठीक हो जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। और एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जहाँ हमें कॉग्निटिव डिस्फंक्शन हमें देखने को मिला है, तो वहाँ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से और इन बिहेवियरल थेरेपी से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट आता है फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिससे कि पेन जो टॉलरेंस है वो बॉडी का बढ़ता है, तो हम लोग शॉर्ट टाइम में उस पेन टॉलरेंस को कंट्रोल करने की हम लोग दवाइयाँ देते हैं, तो उससे पेशेंट की स्लीप भी इम्प्रूव होती है और पेन भी कम होता है। एक बार मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वो स्लीपिंग पिल्स नहीं होती है। कई बार पेशेंट साहब बोलते हैं यार हम नींद की गोलियाँ नहीं लेना चाहते, बट चूँकि ये डिजीज़ का स्पेक्ट्रम है, नींद क्यों नहीं आ रही है, इट्स ए पार्ट ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया स्पेक्ट्रम, ये अलग से बीमारी नहीं है। तो जब हम पूरी स्पेक्ट्रम को ठीक करते हैं तो ओवरऑल नींद भी इम्प्रूव होती है, पेन भी कम होता है। तो अगर नींद इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का पेन भी कम होता है, जैसे कि आपने पहले बताया था। बिल्कुल। तो जो फार्माकोथेरेपी होती है वो भी इंडिविजुअलाइज्ड होती है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट की दवाई दूसरे में भी काम करेगी। क्यों? क्योंकि किसी पेशेंट को पेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कई पेशेंट्स में पेन तो होता है लेकिन फटीग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, फटीग से वो परेशान होते हैं। कई बार पेशेंट नींद से परेशान होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल बनाते हैं इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग मिस कर गए नॉन फार्माकोलॉजिकल में, वो है स्लीप हाइजीन। तो अच्छी स्लीप के लिए आजकल स्लीप हाइजीन का कंसेप्ट बड़ा ट्रेंड में है कि आपको अच्छी नींद के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे स्क्रीन टाइम हमें कम करना चाहिए, रात के समय स्पेशली जब हम सोने जा रहे हैं तो लाइट्स हम डिम यूज़ करें, मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल 2 घंटे पहले हम लोग बंद कर दें, अननेसेसरी कॉल्स आएँ तो हम कुछ ऐसी सेटिंग्स हम फ़ोन में रखें कि अननेसेसरी कॉल्स हमारे पास ना आएँ, कुछ रीडिंग हैबिट्स हम लोग डालें या कुछ हम पढ़ने की कुछ ऐसी हैबिट डालें। इन जनरल ओवरऑल ज़रूरी नहीं है रात के समय, ये भी हमारे जो है बॉडी में जो पॉजिटिविटी लाता है। मेडिटेशन, ध्यान से हमें बहुत इफेक्ट मिलता है, उससे ओवरऑल नेगेटिविटी दूर होती है। ओके, और फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ अगर योगा, प्राणायाम और आसन भी किया जाए तो ये भी हमें हेल्प करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी के मार्गदर्शन में करें, और अगर हम वो मार्गदर्शन नहीं ले पाएँ तो हमें स्लो शुरू करना चाहिए और एटलीस्ट अपने रोमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके फिर हमें करना चाहिए। तो इन सब से काफ़ी हद तक पेशेंट ठीक हो जाता है। सर, अभी आपने एक बात कही थी कि रीडिंग हैबिट्स, और ज़रूरी नहीं है कि वो रात को सोने से पहले पढ़ा जाए, अगर आप दिन में किसी समय पढ़ते हैं उसका भी असर पड़ता है। बिल्कुल, रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट। बड़े बूढ़े इतने समय से बताते हैं कि अच्छी किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ने से नॉलेज बढ़ेगा। अगर आप नॉलेज बढ़ेगा तो आपकी कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़िए। अध्यात्म में बहुत सारी चीज़ें हमारे जो भारत की जो अध्यात्म में बहुत सारी नॉलेज भरा पड़ा है, अगर हम पढ़ते हैं तो कई बार हमारे दिमाग की खिड़कियाँ खुलती है, तो वो भी पेन को कम करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि फाइब्रोमाइल्जिया में जो सारे टेस्ट होते हैं वो नेगेटिव आते हैं और पेशेंट को पेन ज़रूर फील होता है। आपने शुरू में बताया था कि फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो महिलाओं में होता है ज़्यादातर, तो महिलाएं जब पेन की शिकायत करती हैं तो फिर ऐसा नहीं होता कि उनके फैमिली मेम्बर्स को ऐसा लगता है कि ये झूठा बहाना बना रही हैं, कुछ इस तरीके की बात, तो फिर ऐसे में आप कैसे पेशेंट्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से डील करते हैं, कैसे समझाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कई बार क्या अमूमन जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स यही बोलते हैं साहब इसको वहम है। कि वहम कैसे है कि रिपोर्टें सर अब इनकी सारी देखिए सर, रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, आपने एग्जामिन जब करते हैं तो कई बार हम भी बोलते हैं कि जॉइंट तो आपके ठीक हैं। तो जब इस तरीके से फिर जब अटेंडेंट बात करते हैं कि सब आपने बताया कि जॉइंट्स भी सब ठीक है, टेस्ट है कि नेगेटिव है, तो फिर बीमारी काहे की है, तो इनको वहम है।
और वहम होने की वजह से ये या तो ये काम करना नहीं चाहती है या कुछ और बहाना करना चाहती है ताकि ये इसको फिजिकल एक्सर्शन या कुछ भी काम नहीं करना पड़े। तब हम फैमिली मेम्बर्स को समझाते हैं कि वास्तव में ये एक बीमारी है, एक कंडीशन है, और इस कंडीशन में जैसा हमने डिस्कस किया कि बॉडी में पेन परसेप्शन जो है, पेन सहने की क्षमता कम हो जाती है, बॉडी में पेन जितना है उससे बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा हुआ महसूस होता है। ओके, और टेस्ट इसमें नेगेटिव इसलिए आते हैं क्योंकि ट्रूली स्ट्रिक्टली ये कोई गठिया नहीं है। टेस्ट तो गठिया में पॉजिटिव आते हैं, जैसे आपने सुना होगा इन्फ्लामेशन के जो टेस्ट हैं, ESR है, CRP है, या जो RA फैक्टर, NT-CCP, ENA, ये सब टेस्ट जो गठिया की बीमारियां, इन्फ्लामेटरी बीमारियां, उसमें पॉजिटिव आती है। बट इसमें स्ट्रिक्टली इन्फ्लामेशन नहीं है, इट इज़ बेसिकली पेन एम्प्लीफिकेशन, और एग्जामिनेशन भी नॉर्मल होता है। तो ये सब चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट के अटेंडेंट को कि वास्तव में ये प्रॉब्लम है, और यही एग्जांपल हम देते हैं जैसे किसी माइक्रोस्कोप या जो लेंस है उससे जैसे चीज़ें बड़ी दिखाई देती है, वैसे इनको पेशेंट को पेन उतना ही फील हो रहा है, एक्चुअल में नहीं है बट फील उनको उतना ही हो रहा है। तो इस तरह की जो हम लोग समझाते हैं तो उससे काफ़ी हद तक पेशेंट के अटेंडेंट को रियलाइज़ होता है कि वास्तव में ये प्रॉब्लम है और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए। और फिर जैसे आपने बताया था कि स्ट्रेस, कई बार ऐसा भी हो सकता होगा कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अगर स्ट्रेस से हो रहा हो तो इस काउंसलिंग से भी उस पर असर पड़ता होगा, जब उन्हें समझ आता होगा कि दिक्कत कहीं घर से शुरू हो रही है। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया सबकॉन्शियस स्ट्रेस, कई बार पेशेंट को ही नहीं पता होता है कि वो स्ट्रेस में है। ओके, जब हम ये सारी बातें डिस्कस करते हैं तो पेशेंट रिकलेक्ट करता है कि यार मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है या अभी ऑनगोइंग कोई ऐसी प्रॉब्लम है, फैमिली मेम्बर से हम लोग बात करते हैं तो अब हमें कई बार ऐसी चीज़ें पता चलती है कि जो वास्तव में स्ट्रेस का कारण हो सकती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉडी में पेन बढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल होती है इस तरीके की काउंसलिंग। तो सर क्या आपने पेशेंट्स को आप कोई लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर कोई स्पेसिफिक डाइट सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, चूँकि ये नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जैसा अपन ने डिस्कस किया है, तो उसमें लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार स्ट्रेस जब होता है तो लोग अल्कोहल या बाकी जो एब्यूज़ की चीज़ें हैं, ड्रग एब्यूज़, उसकी तरफ जाने लगते हैं, तो ये ठीक नहीं है, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। ओके, तो हमें ये अवॉइड करनी चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी डाइट जो सबके लिए हेल्दी है वो फाइब्रोमाइल्जिया वाले पेशेंट्स के भी लिए भी हेल्दी है। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, हेल्दी जो ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो लेना चाहिए, तो उससे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है। ऐसे कोई स्ट्रिक्ट डाइट फाइब्रोमाइल्जिया में नहीं होती है, बट हमें जो ये हेल्दी डाइट लेना चाहिए और वेट कंट्रोल करना चाहिए। अगर ओवर वेट है तो उसकी वजह से जैसे स्लीप एपनिया में प्रॉब्लम आती है तो वेट कंट्रोल करना चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज हमने डिस्कस किया था तो वो हमें एक्सरसाइजेज हमें रेगुलर करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी को दर्द से निजात दिला सके। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए।